एक शांत जंगल, एक रहस्यमयी हादसा और एक मरा हुआ यूनिकॉर्न। पर यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह था एक चेतावनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक दमदार और हाल ही में 2025 में रिलीज हुई फिल्म डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत इलियट और उसकी बेटी से होती है, जो इलियट के बॉस ओडेल के घर जा रहे हैं। ओडेल को आखिरी स्टेज का कैंसर है, इसलिए वो इलियट को कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। इलियट बहुत उत्साहित था। इन्हीं बातों के दौरान इलियट को ओडेल का फोन आता है, जो इन लोगों के 1 घंटा लेट होने पर गुस्सा हो रहा था। इलियट उससे माफी मांगता है और अचानक उसे छींक आने लगती है। उसे धूल से एलर्जी थी, इसलिए ड्राइविंग करते समय उसका ध्यान भटक जाता है और अचानक उसकी कार से एक कार टकरा जाती है। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि इलियट ने एक बेबी यूनिकॉर्न को टक्कर मार दी थी और अब उसे दर्द हो रहा था। ब्रैडली ने उसके चमकते हुए सींगों को छुआ और उसे ऐसा लगा जैसे वो अचानक किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। वो ये सब एंजॉय कर रही थी कि उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पिताजी चिल्ला रहे थे। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, जिससे वो बेरहमी से इस बेबी यूनिकॉर्न को मार रहे थे। ब्रैडली ने भी उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो नहीं रुका। ये लोग इस बेबी यूनिकॉर्न के शरीर को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं, ताकि यहाँ से सबूत भी मिट जाए। आखिरकार अब ये लोग ओडेल के घर पहुंच गए हैं। इसके बाद हमें ओडेल और इलियट की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां ओडेल उससे कहता है कि मैंने अब अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है और मेरे बाद मुझे लगता है कि केवल तुम ही इस कंपनी को संभाल सकते हो। उसकी बात से सहमत होते हुए इलियट उसे बहुत सारे बिजनेस से जुड़े प्रस्ताव देने लगता है। इससे पहले ओडेल इन कागजों पर इलियट से कहता है कि अभी नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे और रिडले के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। मैं तुम लोगों को थोड़ा और बेहतर जानना चाहता हूँ। ऊपर हमें रिडले दिखाई देती है, जो बहुत हैरान थी। जब उसने अपना चेहरा धोया तो उसके चेहरे के सारे मुहासे पूरी तरह से गायब हो गए थे, जैसे कभी उसके चेहरे पर कोई मुहासा था ही नहीं। और ये सब यूनिकॉर्न के खून की वजह से हुआ, जो उसके चेहरे पर गिर गया था। रिडले दौड़कर अपने पिताजी के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी मेरी बात सुनिए, कुछ जरूरी है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन इलियट मना कर देता है और कहता है कि हमें यहाँ थोड़ी देर रुकना होगा, क्योंकि ओडेल तुम्हारे और मेरे साथ समय बिताना चाहता है। अब वे बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। बाहर से आने वाली आवाज और भी भयानक हो गई। सब लोग बाहर भागे और देखा कि किसी चीज ने इलियट की कार की खिड़की तोड़ दी और बाहर आ गया। ये सब देखकर सब हैरान थे। वे एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये क्या है? रिडले ने कहा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये साफ दिख रहा है कि ये एक बेबी यूनिकॉर्न है। इलियट को भी लगा कि अब कुछ भी छुपाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने ओडेल के सामने कबूल कर लिया कि इस यूनिकॉर्न को मेरी कार ने टक्कर मारी थी। रिडले इलियट को फोन करती है और उसे बताती है कि मेरे चेहरे के मुहासे भी अचानक गायब हो गए। तब इलियट को भी याद आया कि कार में उसे बहुत धूल से एलर्जी हो रही थी, लेकिन यूनिकॉर्न का खून गिरने के बाद उसे बिल्कुल भी छींक नहीं आई। इलियट को यह भी याद आया कि जब वो ओडेल को कागज दिखा रहा था तो उसे अचानक दिखना बंद हो गया था, और जब उसने अपना चश्मा उतारा तो उसे ठीक से दिखने लगा, यानी उसकी नजर भी ठीक हो गई थी। रात में इलियट रिडले से मिलने आता है, जो परेशान बैठी थी। वो रिडले से पूछता है, जब तुमने यूनिकॉर्न का सींग पकड़ा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? वो उसे बताती है कि मैंने यूनिकॉर्न के साथ एक अजीब कनेक्शन महसूस किया और अब मुझे लगता है कि हमने यूनिकॉर्न को ओडेल के परिवार को देकर बहुत कुछ कर दिया है। मुझे लालच आ रहा है। वो उसे बताती है कि हम यूनिकॉर्न को छुड़वा लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इलियट ने उसे मना कर दिया और कहा कि इस तरह सोचने से प्रमोशन रुक जाएगा। उसकी स्वार्थपरता देखकर रिडले ने गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने परिवार की तस्वीरें देखने लगी। अपनी माँ की तस्वीर के पीछे उसे एक यूनिकॉर्न का नजारा दिखाई देता है और वो तुरंत यूनिकॉर्न के इतिहास की तलाश करने लगती है। इतिहास पढ़ते समय उसे पता चला कि कई शिकारी और राजाओं ने यूनिकॉर्न का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, सिवाय एक नेक दिल वाली लड़की के। उस लड़की के माध्यम से उसने आखिरकार यूनिकॉर्न को मार डाला और उसे एक महल में रखा, जिसके बाद उसे शाही गुलाम बना दिया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूनिकॉर्न की कहानियां बदलने लगी और इन कहानियों में यूनिकॉर्न को राक्षसों के रूप में दिखाया गया था। ये सब खोजने के बाद वो सोने चली गई और उसे रात में बहुत डरावने जंगलों के बुरे सपने आए। जब वो सुबह उठी तो उसे और इलियट को एक टेस्ट के लिए ले जाया गया, क्योंकि उसके शरीर पर यूनिकॉर्न का खून लगा हुआ था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम ये देखना चाहती थी कि यूनिकॉर्न के खून ने उसके शरीर में क्या बदलाव किए हैं, और डेल ने अपने घर पर एक पूरी साइंस लैब खोली थी, जहां उस यूनिकॉर्न का भी परीक्षण किया जा रहा था। बहुत कुछ जानने के बाद डॉक्टर सॉन्ग, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उन सभी को एक प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि यूनिकॉर्न में कितनी अनोखी क्षमताएं हैं। उसके खून और डंक में किसी को भी ठीक करने की शक्ति है। फिर डॉक्टर भाटिया यूनिकॉर्न के अनोखे सींगों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जो बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल छोड़ रहे थे। लेकिन अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए उन्हें थोड़ा और अध्ययन करना पड़ा और डेल और उसके बेटे दोनों ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी।
ये पुष्टि करने के बाद कि यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर किसी भी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, इसका पहली बार डेल पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है, वैसे भी उसे है, इसलिए अगर प्रयोग का कोई साइड इफेक्ट भी होता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब ये सब हो रहा था जब अचानक दूसरे डॉक्टरों को पता चला कि यूनिकॉर्न के बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और भी मजबूत हो गए थे। यहाँ इलियट और ऑर्डेल एक साथ बैठे थे। ऑर्डेल को अभी तक अपने शरीर में कोई नकारात्मक चीज महसूस नहीं हुई थी, यानी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसे लगा कि वो ठीक होने वाला है, जिसके लिए उसने इलियट को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी मिल रही थी। वो इलियट को अपना बिजनेस पार्टनर भी कहता है और इलियट इस छोटी सी बात से खुश है। यहाँ ऑर्डेल का बेटा देखता है कि रिडले अभी भी यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च कर रही है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ऑर्डेल यहाँ आया। सभी के साथ डॉक्टर सॉन्ग भी हैरान थे कि कुछ ही घंटों में आखिरी स्टेज का कैंसर पूरी तरह से कैसे ठीक हो सकता है। ऑर्डेल का पूरा परिवार और इलियट भी खुश थे, लेकिन रिडले असहज दिख रही थी। ऑर्डेल अब डॉक्टर सॉन्ग से यूनिकॉर्न को तैयार करने के लिए कहता है, हम इसे अपने हेडक्वार्टर ले जाएंगे और ये पता लगाने के लिए और परीक्षण करेंगे कि इससे और क्या किया जा सकता है। दरअसल ऑर्डेल की कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग उसे यहाँ एक बुरी खबर देते हैं कि इन यूनिकॉर्न सेल्स को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। तो ऑर्डेल की पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, हम फिर भी इसका विज्ञापन करेंगे, क्योंकि जितनी कम सप्लाई उतनी ज्यादा डिमांड और उतना ज्यादा मुनाफा। यहाँ रिडले ने यूनिकॉर्न का इतिहास उठाया, इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सभी अपने नए प्रोडक्ट का विज्ञापन करने में व्यस्त थे। खुशी में ये लोग यूनिकॉर्न का खून भी पीते हैं। रिडले अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उन सभी से कहती है कि 1000 साल पहले यूनिकॉर्न को राक्षस माना जाता था, क्योंकि जब भी कोई यूनिकॉर्न से कुछ बुरा कहता था, उनका शिकार करने या उन्हें मारने की कोशिश करता था, तो उनके साथ कुछ बुरा जरूर होता था। वो अपना भाषण समाप्त करती है और कहती है, मुझे बस लगता है कि हमें इस यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए। लेकिन वे सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे गलत कहने लगते हैं और ऑर्डेल गुस्से में इलियट की ओर देखता है, जैसे कह रहा हो, देखो ये अपनी बेटी से क्या कह रही है। रिडले को पता चला कि ये लोग लालच में पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वो फैसला करती है कि वो उनका समर्थन नहीं करेगी। वो अपने पिताजी को भी चेतावनी देती है, लेकिन उसके पिताजी उसके साथ जाने के लिए सहमत नहीं होते हैं और गुस्से में वो यहाँ से जाने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। उसे आसमान में कुछ अजीब रोशनी दिखाई देती है, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि उस यूनिकॉर्न को सुरक्षित रूप से हेडक्वार्टर तक ले जाने के लिए एक अजीब सुरंग बनाई गई थी। जब डॉक्टर सॉन्ग और बत्रा उस यूनिकॉर्न को इस सुरंग से बाहर निकाल रहे थे, तो उनके मशीनों ने अचानक महसूस किया कि यूनिकॉर्न के सींगों से निकलने वाले बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अचानक एक सीमा से ज्यादा मजबूत हो गए थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पूरे इलाके की लाइटें बंद हो गईं और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बंद हो गए। अब ऑर्डेल इलियट को ये देखने के लिए भेजता है कि समस्या क्या है। जैसे ही वो जांच करने के लिए सुरंग के अंदर जाता है, वो देखता है कि डॉक्टर सॉन्ग के शरीर का एक बड़ा सींग सुरंग में घुसा हुआ है। सुरंग के अंदर की परछाई से इलियट देख सकता है कि एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बाहर आ रहा है। सभी को बचाने के लिए बाहर के गार्ड उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ कार में यूनिकॉर्न ने रिडले पर भी हमला कर दिया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो इलियट रिडले के पास भागता है और उसे उससे छुटकारा दिलाने में कामयाब होता है। अब जिस यूनिकॉर्न से इलियट ने रिडले को बचाया था, वो इलियट पर हमला करने वाला था। अपने पिताजी को बचाने के लिए रिडले उसे भागने के लिए कहती है और वो खुद यूनिकॉर्न को विचलित करने लगती है। लेकिन जब वो प्राणी रिडले के पास आता है, तो रिडले को लगता है कि वो प्राणी रिडले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और जैसे ही वो रिडले के पास आता है, उसका यूनिकॉर्न का सींग भी चमकने लगता है। इससे पहले कि रिडले उसे छू पाती, गार्डों ने भी यूनिकॉर्न पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूनिकॉर्न को यहाँ से भागना पड़ा। जमीन पर बहुत खून था, जिससे उन्हें ये भी पता चला कि गार्डों ने उन यूनिकॉर्न को घायल कर दिया था। अंदर हम देखते हैं कि ऑर्डेल का बेटा अब रिडले को डांट रहा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस बेबी यूनिकॉर्न के माता पिता भी यहाँ हमला करने आ सकते हैं। रिडले ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन कम से कम कोई तो मेरी सुनता। यहाँ रिडले सबके सामने कबूल करती है कि उसे यूनिकॉर्न से एक खास तरह का आकर्षण महसूस हो रहा है। इसी तरह उसने बेबी यूनिकॉर्न को छूकर एक अजीब कनेक्शन महसूस किया, और अब जब वो उसके माता पिता के पास आती है तो उसे वही कनेक्शन महसूस होता है। यह सुनकर ऑर्डेल की पत्नी कहती है कि शायद इसीलिए यूनिकॉर्न ने उस पर हमला नहीं किया। अब रिडले उन्हें समझाती है कि अब आपके लिए बेबी यूनिकॉर्न को छोड़ने का समय आ गया है, लेकिन यहाँ ऑर्डेल बहुत चालाक था। ऑर्डेल अपनी बातों को घुमाते हुए कहता है कि हम एक निर्दोष व्यक्ति को व्यर्थ में मरने नहीं देंगे, हम उन घायल यूनिकॉर्न को भी पकड़ेंगे ताकि उन्हें जितना हो सके उतना फायदा हो सके। ऑर्डेल का बेटा डॉक्टर भाटिया को बाथरूम में बंद कर देता है और उससे यूनिकॉर्न का पाउडर चुरा लेता है और अकेले जाकर उनका ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ रिडले बाहर जाकर कार में बैठ गई थी, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं रह सकती थी। वो इतनी क्रूरता नहीं देख सकती थी। उसने आसमान की ओर देखा, उसे वही रोशनी फिर से दिखाई दी जो उसने पहले देखी थी, और अब उसने सोचा कि वो अपने पिताजी को इस तरह नहीं छोड़ सकती।
वो फिर से रोशनी की ओर देखती है और उसे उन रोशनी में कुछ बना हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और यूनिकॉर्न की उन सभी तस्वीरों को जोड़ती है जो उसने निकाली थी और उन्हें आपस में जोड़ती है। और उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। जिन यूनिकॉर्न को ऑर्डेल और इलियट घायल मान रहे थे और उनका शिकार करने गए थे, उन्हें भी नुकसान हो सकता है। इलियट खतरे में था। रिडले तुरंत उसे सूचित करती है। वो अपने पिताजी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि इलियट का फोन बजने लगा और उसे खतरे का एहसास हुआ। इसी बीच उसने एक चमकीला यूनिकॉर्न अपनी ओर आते हुए देखा। इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता, यूनिकॉर्न ने अचानक उसके एक गार्ड पर हमला कर दिया। ऑर्डेल और इलियट जल्दी से घर के पीछे भाग गए, जबकि यूनिकॉर्न उनका पीछा कर रहा था। पीछे से कई गार्डों को मार रहा था। अब ऑर्डेल आगे आता है और यूनिकॉर्न पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिकॉर्न अपने सींग को उसके शरीर में घुसाकर उसकी जान ले लेता है। ये लोग जल्दी से घर के अंदर आते हैं और घर के सभी दरवाजे बंद कर लेते हैं। इलियट किसी को भी घर से बाहर निकलने के लिए मना करता है। अब ये लोग पुलिस को सूचित करने वाले थे, लेकिन यूनिकॉर्न ने बाहर से उनका कनेक्शन काट दिया। उन्होंने यहाँ बिजली की सप्लाई काट दी। ये लोग बाहर कैसे निकलें? इलेक्ट्रिक गेट भी बंद था। ऑर्डेल की पत्नी सुझाव देती है कि किसी को तो सभी को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी को यूनिकॉर्न को विचलित करना होगा और गेट खोलना होगा। ऑर्डेल की पत्नी यह काम इलियट और डॉक्टर भाटिया को देती है। दोनों हैरान थे, लेकिन अब जब उन्हें अपने बॉस से आदेश मिल गया था तो उन्हें ये करना ही था। बेबी यूनिकॉर्न के सींग को एक सुरक्षित केस में रखने के बाद डॉक्टर भाटिया दुखी होकर इलियट से कहती है कि हमें किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। ऑर्डेल और उसके जैसे लोग बहुत स्वार्थी हैं। वे केवल अपने फायदे और अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में नहीं। वह उसे बताती है कि तुम्हें उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था। ये लोग अब यूनिकॉर्न को बाहर ले जाते हैं ताकि यूनिकॉर्न अपने माता पिता से मिल सके। दूसरी ओर उसने बाहर का दरवाजा भी खोल दिया था। ऑर्डेल की पत्नी जल्दी से बाहर आती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है कि उसका बेटा अंदर ही रह गया था। अंदर बैठा वो अभी भी यूनिकॉर्न के पाउडर का ड्रग्स की तरह आनंद ले रहा था, क्योंकि अब उसे इसकी ड्रग्स की तरह लत लग गई थी। जब यूनिकॉर्न देखते हैं कि उनके बेटे का सींग गायब है तो वे गुस्से में डॉक्टर भाटिया को मार डालते हैं। हम देखते हैं कि इलियट अपनी बेटी रिडले को लेने घर आया था और ऑर्डेल की पत्नी अपने बेटे को नीचे लाई, जो अभी रिडले की छापी हुई यूनिकॉर्न कहानियों की तस्वीरें देखकर आया था। वो उनसे कहता है कि बेबी यूनिकॉर्न को छोड़ने का रिडले का विचार बकवास था। हालांकि रिडले खुद उन्हें नियंत्रित कर सकती थी, क्योंकि इन तस्वीरों में यह स्पष्ट था कि जब बड़ा सोना यूनिकॉर्न के सामने हार गया, तब एक खूबसूरत अविवाहित लड़की आई और उसने उन्हें नियंत्रित किया। वो अब यूनिकॉर्न को रिडले का सिर पकड़ने का आदेश देता है और वो इलियट के हाथ से यूनिकॉर्न का सींग भी छीन लेता है, जिससे वो बाहर यूनिकॉर्न को वापस करने जा रहा था। इलियट को अब अपने लालच पर पछतावा हो रहा था। वो अपनी बेटी को खतरे में क्यों डालेगा, इसीलिए उसने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया। उनकी बातचीत के दौरान यूनिकॉर्न बाहर से दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। इलियट और रिडले जल्दी से एक बंद कमरे में छिप गए, जबकि ये दोनों अभी भी बाहर थे। उसकी माँ कहती है, तुम ये सींग यूनिकॉर्न को दे दो, लेकिन वो ड्रग्स की लत के कारण ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसके हाथ से कंटेनर छीन लेती है, लेकिन उसमें सींग नहीं था। दरअसल इलियट ने पहले ही सींग निकाल लिया था। रिडले इलियट के हाथ में सींग देखकर बहुत हैरान है और इलियट कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए इसे चुराया था। तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मैं बाकी सब यहाँ संभाल लूंगा। वो अपने पिताजी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी ने कहा, तुम जाओ, इसी तरह तुम्हारी माँ से मेरा वादा पूरा होगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रिडले उसकी बात सुनकर बाहर चली गई, जहाँ यूनिकॉर्न घूम रहे थे। यूनिकॉर्न उसके पास आए, लेकिन जब वे पास आए तो यूनिकॉर्न ने उससे कुछ नहीं कहा। रिडले उसकी गोद में बैठ गई और रोने लगी। यूनिकॉर्न को इस तरह आराम से बैठे देखकर शेफरेड गिनी उस लड़के के दिल में फिर से लालची हो जाता है और वो रिडले की गोद में लेटे काले यूनिकॉर्न के पैर बांधने लगता है ताकि वो उसे पकड़ सके, इससे पहले कि वो यूनिकॉर्न के साथ कुछ गलत करे। इलियट यहाँ आता है। दर्द के जुनून में इलियट ने शेफरेड को भी उठाया और फेंक दिया और दोनों गिर पड़े। रिडले जल्दी से अपने पिताजी के पास आती है और देखती है कि उसके पिताजी अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। इलियट मर जाता है और रिडले रोने लगती है। जब वो रोती है तो दोनों यूनिकॉर्न अपने सींग में लाते हैं और यहाँ एक जादू करते हैं, जिससे वे इलियट के शरीर को वापस जीवित कर देते हैं। वे उसे वापस जीवन में ले आते हैं। रिडले अपने पिताजी को फिर से जीवित देखकर बहुत खुश हुई। वे अपने जुनून में एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी बीच पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। जेनी ने सोचा कि यहाँ मरने वाले सभी लोग, उनके पीछे केवल रिडले और इलियट हैं, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया। हालांकि इलियट और रिडले ने उन्हें पूरी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसी फिल्मी कहानी कौन सुनने को तैयार था। लेकिन तभी यूनिकॉर्न भागते हुए आते हैं और उन्हें संकेत देते हैं। वे रिडले को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। यूनिकॉर्न को अपना रास्ता दिखाते हुए यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।